नाजरीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, केएमसी के सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो इतने ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रखते हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे। बहुत हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, और मैं तो ये कहती हूँ कि वो अपने प्रोफेशन से मैच ही नहीं करते, लेकिन बड़े तोड़ फोड़ के काम किए हैं उन्होंने। आज हम उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की जो थीम है वो बड़ी लाइट सी है। लाइट मूड में हम अपनी पर्सनैलिटी जो इनवाइट करते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, फिर हल्के फुल्के अंदाज में उनसे उनके प्रोफेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। विनिस के मेहमान में खुश आमदीद। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? देखिए, मेरी जो तालीम, मैंने एजुकेशन जो शुरू की है एक शेल्डन स्कूल से शुरू की है और वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी से LLB किया। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने इस्लामिक हिस्ट्री MA इस्लामिक हिस्ट्री की और फिर मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी से दोबारा फिर मैंने वहाँ से MBA किया। ठीक। अच्छा, जब स्टूडेंट लाइफ में होता है इंसान तो वो बहुत कुछ स्टूडेंट के माइंड में होता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा और इस शोबे की तरफ जाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो आपके माइंड में क्या था? जब उस वक्त जब कॉलेज लाइफ के अंदर होते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे साथ स्कूल लाइफ में एक जो शेल्डन स्कूल था उसमें तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के जो बच्चे थे वो हमारे साथ पढ़ते थे, तो उनको देख देख कर मुझे पुलिस में जाने का शौक हुआ। और ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया नहीं, मैं एज ए DSP डायरेक्ट अपॉइंट हो गया था पुलिस के अंदर। लेकिन वो फिर वो पॉलिटिकल तौर पे जो जिस तरह शहर कराची में होता है, ज्वाइनिंग देने से पहले ही जो है वो खत्म हो गई। इसका मतलब है कि आप केएमसी में नहीं होते, यहाँ डायरेक्टर नहीं होते, तो फिर आप पुलिस में होते? मैं पुलिस में। तो अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं, क्या रूटीन होती है, और गेम्स का शौक है, आप थोड़ा सा हमसे शेयर करें। देखिए, ये जो जॉब है एंटी इंक्रोचमेंट की जो जॉब होती है, ये इसकी टाइमिंग नहीं है कोई। अच्छा, हमारी जो ड्राइव होती है इसको अचानक भी हम जैसे घर पे भी अगर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही हमें फोन आ जाता है कि हमने फौरन कहीं और पहुंचना है। तो ये बड़ी टफ जॉब है और टफ लाइफ इसमें गुजारते हैं हम। नाइट हमारे ऑपरेशन चलते हैं और हॉलीडेज के अंदर भी हमारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं। जैसे आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाइट ऑपरेशन है, तो उसको लीड करना पड़ता है एक्चुअली। अच्छा। जब तक कोई उसको लीड नहीं करेंगे तो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी हमारे साथ होती है, इलाके के डिप्टी कमिश्नर, इलाका पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे, इलेक्ट्रिक, सुई, फादर एंड गेज और दीगर इदारे जो इस वक्त कराची शहर में काम कर रहे हैं, तो तमाम इदारों के सरबराह वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ऐसे इस इदारे के सरबराह होने के इससे मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है। अच्छा, आप खुद लीड करते हैं? जी हाँ, मैं खुद अच्छा, लेट नाइट जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी आप खुद लीड करते हैं? 2021 जो है वो तोड़ फोड़ का साल रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो 2022 में इस साल आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, 2021 में जो लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी हमारे डिपार्टमेंट की, इस पाकिस्तान का तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़े। आज तक इस पाकिस्तान में और कराची शहर में इतनी बड़ी ड्राइव कभी नहीं हुई जितनी बड़ी ड्राइव मैंने की है इस कराची शहर में। अरबों रुपए की जमीन वागुजार कराई है और यहाँ तक के शायद आपने 350 एकड़ की जमीन जो गटर बगीचा की जो खरबों रुपए की है वो वागुजार कराई। बिल्कुल इसी तरह हिल पार्क के बेंगलोर जो अरबों रुपए मालियत के थे वो वागुजार कराए। किडनी हिल पे जो है वो पूरा 62 एकड़ का वागुजार, बाग ने इब्ने कासिम को वागुजार कराया, नेरे ख्याम को वागुजार कराया। वागुजार कराने का मतलब ये था कि वो कब्जे में था, उसका कब्जा छुड़वा के उसको गवर्नमेंट लैंड कंट्रोल में लिया। तो 2021 का साल था पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा साल था एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव से, जिसमें मैंने शायद मुझे तो नहीं मालूम लेकिन न्यूज चैनल्स और उनके बाद से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्राइव मैंने की है। कि वो हम तो से तोड़ फोड़ का साल गए, 7,500 यूनिट्स गुजरनाला पाक
कराची का सबसे बड़ा नाला, जिसमें 4,500 यूनिट्स मस्मार की। बिल्कुल इसी तरह सेकंड जो सबसे बड़ा नाला है औरंगी नाला, उसमें 1150 के करीब, 1750 के करीब यूनिट मस्मार किए। महमूदाबाद नाला इसी तरीके से 2021 जो है बहुत बड़ा साल था इंक्रोचमेंट का जो हमने किया। अब 2022 में हमने जो टारगेट पर रखा हुआ है वो शेरशाह नाला है, जिसपे हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो इसमें 200-250 यूनिट्स है। और इसके अलावा कुछ मार्केटें हैं जो नाले पे बनी हुई हैं, उनको मस्मार करने जा रहे हैं, और मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट को हम खत्म करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं बशीर अहमद सिद्दीकी साहब और इनकी टीम, ये आप ही की भलाई का काम करते हैं, और ये हमारे दुश्मन नहीं है। खुदारा इन्हें दुश्मन ना समझें, इन्हें अपना दोस्त समझें। ये आने वाली मुश्किलात से बचाने वाले लोग हैं। आप जब किसी भी गैर कानूनी जगह पर घर बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, नालों पे घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, आपको पता है वहाँ पर कितने मुश्किलात आपको उठाना पड़ती हैं। बिजली नहीं होती, आप चोरी करते हैं, कुंडा लगाते हैं, उस करप्शन से ये लोग बचाते हैं। वो करप्शन हम ना करें, नालों से तजावुज़ात ख़त्म किए, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, पिछले साल जो है वो बारिशों में जो कराची पूरा डूबा था, हजारों और सैकड़ों लोग मुतासर हुए थे, फैक्ट्रियां, मकानात जो है वो उसमें डूब गई थी। तकरीबन जो मेरे पास कैलकुलेशन है, तकरीबन 70 से 80 अफराद उसमें जांबाहिक भी हो गए थे, और लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उसकी सिर्फ एक वजह थी, और उसकी वजह नालों पर तजावुज़ात थी। जो 200-200 फीट के नाले थे वो 10-10 फीट के और 5-5 फीट के नाले रह गए थे, चौक हो गए थे नाले। उनको जस्ट लाइक कचरा कुंडी और सेवरेज के लिए इस्तेमाल होता है, भरमार थी कचरे की। अगर आप कभी गुजर नाले के अतराफ में आप जाएं तो आप उस नाले के ऊपर पैदल चल सकते थे, बच्चे पैदल चलते थे, यानी इतना उसके ऊपर पानी का नहीं बल्कि कचरे का गंबारा। और ज्यादा लोग जो मुतासिर हुए थे, जिनकी अमवात हुई थी, जिनको ज्यादा नुकसान हुआ था, वो उसके करीब रहने वाले जो काबिजीन थे, उन्हीं का ज्यादा नुकसान हुआ था। बेशक कराची के सबसे बड़े नाले थे ये बरसाती नाले थे। इसको गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का। अब ये नाले सिर्फ बरसाती नाले बनने जा रहे हैं। महमूदाबाद नाला जो कराची का तीसरा सबसे बड़ा नाला है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वहां की एनवायरनमेंट भी चेंज होगी। पहले आपकी स्मेल आती थी वहां पर, अगर आप जाएं, करीब के लोग वहां पर रहाइश इख्तियार नहीं कर सकते सही तरह। अब वहां पर जो है उसकी बाउंड्री बनाई गई है, 7 फीट के करीब उसकी वॉल खींची गई है, दोनों इतराफ में रोड बनाए गए हैं, उसके साथ फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, लाइटिंग लग रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं। जस्ट लाइक सिर्फ अब वहां पे सेवरेज और गंदगी न फेंकी जाएगी, उसके लिए 144 नाफिज कर दिया गया। और अब वहां का एनवायरनमेंट एक खूबसूरत हो गया, जैसे फॉरेन कंट्री के नालेज होते हैं, जदीद नाले। फॉरेन में जैसे अगर आप कभी जाके देखें बरसाती नाले, तो लोग वहां पर जो है वो जस्ट लाइक वॉक के लिए जाते हैं, वॉक एंजॉय के लिए जाते हैं। बारिश को एंजॉय नहीं कर सकते, और सिर्फ इसी वजह से कि वो नाले जो सेवरेज के होते हैं और वो जो नाले जो बरसाती नाले होते हैं उनको हमने कवर कर दिया है, और जो सारा पानी होता है वो हमारे घरों तक, हमारी सड़कों तक आ जाता है, और हम बजाय वो बारिश जो है वो रहमत बनने के हमारे लिए जहमत बन जाती है। तो इन सब मुश्किलात से बचाने के लिए ही आज जो है वो हमें बता रहे हैं बशीर साहब के क्यों ये काम किया जा रहा है, उसे पॉजिटिव वे में लिया जाए। तो जी सर। जी, तो बिल्कुल उसी तरीके से अब इसकी जो एनवायरनमेंट भी चेंज होगी। अब और दूसरी बात, ट्रैफिक की रवानी जो मुतासर होती थी, हम 30-30 फीट के रोड हैं वो कनेक्टेड कर रहे हैं लियारी एक्सप्रेसवे से। वहाँ के मकामी लोग वहाँ पर सफ़र भी कर सकेंगे। फिर वहां पर उस जब जिस तरह आपने कहा, जब ये रेन सीजन में वो एंजॉय करेंगे, ना कि वो खौफ ज्यादा रहेंगे कि पानी उबल के उनके घरों में आएगा। और तो एनवायरनमेंट भी चेंज हो रही है, खूबसूरती भी इस कराची शहर की बहाल हो रही है। तो बाज जगह पे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है, कराची की खूबसूरती वापस लाई जा रही है। ये गवर्नमेंट का प्लान है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किरदार जबरदस्त रहा, शानदार रहा, जिसमें हमने तकरीबन 56 किलोमीटर का रकबा इंक्रोचमेंट से रिमूव किया। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने जो इतनी तोड़ फोड़ मचा के रखी है तो वो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये मेरी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी के दौरान जो है ये जरूर मैं कहूँगा कि लोग तो खुश नहीं रहते इस ड्यूटी से, खुश तो मैं भी नहीं हूँ इस ड्यूटी से, लेकिन सरकारी जॉब होती है, उसके अंदर कराची को खूबसूरत बनाने का एक मिशन है।
उस मिशन में हम हिस्सा अपना डाल रहे हैं। मेरा जो डिपार्टमेंट है लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, वो इस मिशन में जो अपना हिस्सा डाल रहा है। जितनी बदसूरत चीजें कराची में बनी हुई हैं या कब्जा माफिया है, उसको ख़त्म करने का मेरा मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन में हम रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी कार्रवाइयाँ पूरे कराची में जारी हैं और एज पर ऑर्डर बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैं इस पे कार्रवाइयाँ अपनी तमाम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आपसे किया कि मैंने क्या ये ठीक कहा था कि आपकी पर्सनैलिटी आपके काम से मैच नहीं करती? आप बहुत हम्बल, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे नेचर के, और फिर ये तोड़ फोड़ आपने, तो खैर आप इसका जवाब देंगे मुझे कि वाकई देखिए पर्सनैलिटी तो बहुत चेंज है। जिंदगी में क्या नाम कहते हैं, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जो आपको अपनी मर्जी से नहीं करने पड़ते। मेरी जॉब ही कुछ इस किस्म की है। मुझे कहीं पर जो अगर जाना पड़ता है तो मुझे वो पर्सनालिटी, ये जो अभी आपके सामने वो शो नहीं करनी पड़ती, वहां पर वो दूसरी पर्सनालिटी शो करनी पड़ती, यानी कि एक चेहरे पे दो चेहरे वाला सिलसिला होता है। वहां पर बिल्कुल सख्त लहजा, सख्त तरीकाकार, क्योंकि जो कब्जा माफिया होता है वो बड़ा खतरनाक है। 54-55 साल से इस कराची शहर पर काबिज है और यहाँ तक कि वो जान से मार देने तक के लिए भी, यानी कि वो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कराची को तबाह करना, या कराची शहर को बदनुमा दाग की तरह जो उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है उसको सजाना होता है, जिसपे उनकी ज़ाहिर बात है पूरी के पूरे कराची को एक माफिया, उनको मुख्तलिफ अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, मतलब पॉलिटिकल अम्ब्रेलाज हैं और दूसरे अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, तो उनके सामने उन्हीं की उस पर्सनालिटी पे बात करनी पड़ती है। ऑफिस में मेरे पास पब्लिक डीलिंग होती है। जब मैं ऑफिस में होता हूँ जिस पब्लिक डीलिंग में, तो जाहिर बात है हम्बल और बिल्कुल ही आपको एक ऐसे इंसान बनकर रहना है कि सामने वाला आपसे अपने मसाइल हल करके जाए, मसाइल जो है वो शेयर भी कर सके। एक अच्छा सा सवाल इससे रिलेटेड है कि जब ये हमें बाद में इतनी मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं कि हम उनसे तोड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मसमार कर रहे हैं, तो जब ये चीज़ें तामीर हो रही होती हैं, ऐसी गैर कानूनी इमारतें, ऐसी गैर कानूनी शॉप्स, तो उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? जी हाँ बिल्कुल। देखिए आपके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये लोगों के लिए भी जो है वो, उनके ज़्यादातर लोगों के जहनों पे यही सवालात आते हैं कि जब ये बन रहा होता है तो उस वक्त क्यों नहीं ये रोकते हैं। बिल्कुल। इस कराची शहर पे बिल्कुल एक अजीब सी समा था, एक माफियाज है जो काम कर रही इस कराची शहर में। 50 साल से वो माफियाज का काम ही यही था कि ऐसी जगहों पे कब्जा किया जाए। वो अम्ब्रेला लेते थे, कभी पॉलिटिकल, कभी क्या। अच्छा, जब आपने देखा होगा कि मैंने जिस तरह जिक्र किया 56 किलोमीटर का ये रकबा है, इसमें एक जो है वो सिविक एजेंसी का एरिया नहीं है। इसके अंदर केडीए भी है, इसमें केएमसी भी है, इसमें सिंध कच्ची आबादी भी है, इसमें रेवेन्यू भी है, इसमें साइट एसोसिएशन भी है, रेलवे भी है, यानी 6, 7, 8 एजेंसियां जो कराची की हैं उसकी वो लैंड कंट्रोल एजेंसी है। अच्छा, जब उसको यहाँ से कराची मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन ऑपरेशन करता था तो वो केडीए के लैंड कंट्रोल में चले जाते थे। जब केडीए वाला कोई अपना ऑपरेशन करता तो वो साइट एसोसिएशन के उस पर चले जाते थे। ऑपरेशन करना मकसूद ऐसा होता है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड होते हैं। बिल्कुल। तो रोजाना स्पेंड करने का मतलब है आप करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी हालत को देखते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो एक्शन लिया और उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कराची के तमाम नालों से, कराची के तमाम फुटपाथ से, कराची के तमाम एमिनिटी प्लाट से, पार्क से, ग्राउंड से किसी किस्म की भी इस एक्टिविटीज नहीं हो सकती, चाहे रहायशी या कमर्शियल एक्टिविटीज। जब वो ऑर्डर्स आ जाते हैं तो तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। तो तमाम इदारों ने मिलकर जब वो ऑपरेशन किया तो ये ऑपरेशन सक्सेस हो रहा है और इस सक्सेस होने की वजह से जो कब्जा माफिया उनकी कमर टूट रही है और अब वो भाग रहे हैं। इससे पहले वो कहीं भी पहले एक इदारे की लैंड कंट्रोल पे चले जाते थे, दूसरे इदारे की लैंड कंट्रोल पे आ जाते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, सपोर्ट मिलती रहती थी। अब चूंकि तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस कर रहे हैं, तो अब जो है ये मुश्किल नहीं आ रही, हर ऑपरेशन सक्सेस होता जा रहा है। अच्छा, जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं, इमारतें मसमार कर रहे होते हैं, तो कोई सियासी प्रेशर भी होता है? देखिए मैंने डिफरेंट दफा कहा है अपने इस काम के अबाउट बारे में कि
लैंड एंटी इंक्रोचमेंट का काम करना ऐसा है जस्ट लाइक नंगी तलवार पे आप पैदल चलें। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी रेडी वाले को भी हटाने जाते हैं तो वो भी ये समझता है कि रोड ये फुटपाथ मेरा है, बस मेरी मलकियत है, मेरी जायदाद है, मैं 4 दिन से खड़ा हूँ, 5 दिन से या 15 दिन से खड़ा हूँ। तो हम जहां भी जाते हैं वहां पे हमें जो है मज़ामत का सामना करना पड़ता है। सही। और उसमें यही होता है कि पथराव शुरू हो जाता है। मेरे 2 डिप्टी डायरेक्टर ऑन दी स्पॉट शहीद किए गए, उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। मेरे कई इंस्पेक्टर जो है माजूर हो गए। कई सब इंस्पेक्टर जो है वो बेचारे शुगर्स और दीगर जो है वो उनको बीमारी में मुब्तला हो, क्योंकि ये बड़ा टेंशन का काम होता है कि आपने जहां जाना आपको पता है यहाँ से हमें पथराव आ सकता है, यहाँ से गोलियां भी आ सकती हैं, यहाँ से हर चीज है। नहीं कि आपने उनको अगेंस्ट में कुछ जवाब नहीं देना है, बल्कि उनके हर जवाब को पीछे हटना है। सही। तो आपने अपना पॉजिटिव वे उनको दिखाना है कि हम आपके दोस्त हैं और हम आपको दुश्मन समझ रहे हैं कि ये बस तोड़ने आ गए, ये नहीं पता कि आगे कितनी मुश्किलात हैं इन सब चीजों में। जस्ट लाइक अगर जिस तरह इस पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली कोरोना की, उसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही, इस तरह इंक्रोचमेंट जो है इस मुल्क के लिए जस्ट लाइक कोरोना है। इससे आप देखेंगे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, एम्बुलेंस जो है वो रास्तों में फंस जाती हैं, लोग बीमार लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते। इसके अलावा इन तमाम के अलावा आप ये देखें जो सुबह 7:30-8 बजे अपने घर से निकलता हो अपने ऑफिस जाने के लिए 9 बजे, जब वापसी में जब वो जाता है तो उसको ट्रैफिक की रवानी जो है बिल्कुल मुतासिर होती है, ट्रैफिक जाम मिलता है, वो 2 से 3 घंटे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए भी जो एंटी इंक्रोचमेंट जो की ड्राइव है ये लोगों को इन बीमारियों से निकालने के लिए। अच्छा, इससे शहर की खूबसूरती भी मुतासिर होती है। आप जहां जगह चाहे वहां पर आपने रेडी लगा ली, वहीं पर आपने जैसे जस्ट लाइक आप गन्ने की मशीन वाले देख लें, वहां गन्ने की मशीन लगी, वहीं उसने कचरा फेंकना है, उस रोड को गंदा करना, फ्रूट वालों ने वहीं पर फ्रूट बेचना है और उसकी तमाम चीजें निकाल के रोड पे फेंक देनी है। तो ये शहर को तबाह करने की, शहर की खूबसूरती को तबाह करने का इंक्रोचमेंट जो है वो एक दाग है, इसको हम साफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट रोजाना की बुनियाद पे कराची के 7 अजला में, मैं पूरी कराची का सीनियर डायरेक्टर हूं, मेरे पास पूरी कराची है इस वक्त, और मेरी पूरी कराची के अंदर कमिश्नर जिस निज़ाम जैसा एक सिस्टम रखा हुआ है कि मेरा हर डिस्ट्रिक्ट में एक डायरेक्टर, एक एडिशनल डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरह चौकीदार, सिपाही, ये सब मेरे पास पूरी कराची में हर डिस्ट्रिक्ट में। और मैं हर डिस्ट्रिक्ट में रोजाना कहीं पर नाइट, कहीं पर डे, कहीं पर मॉर्निंग, मतलब मेरा ऑपरेशन चल रहा होता है। अभी भी मेरा ऑपरेशन लियारी में रिमझिम मार्केट में चल रहा है। अच्छा। जहां पर उनके साथ मुज़ाहमत हुई है, अब उनके खिलाफ FIR लॉन्च कराई जा रही है थाने के अंदर, जिन लोगों ने मज़ाहमत की है। तो ये तमाम कार्रवाइयां जो हमारी जारी होती है, सिर्फ इसका एक ही मकसद है, शहर कराची को खूबसूरत बनाए। खूबसूरत बनाना। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी टीम के काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो है वो इस ऑपरेशन में और उनकी मज़ाहमत में और उनको गोलियां भी लगी और काफ़ी जो है वो शहीद हुए। हाँ, शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए और डिप्रेशन का शिकार भी रहे। तो आपको कभी कोई ऐसी थ्रेट मिली या आपकी जान को खतरा तो होगा? जी देखिए, मुझे तो मैं इसमें कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा मुल्क रह गया जहाँ से मुझे मतलब मार देने की धमकी नहीं आती। साउथ अफ्रीका, कनाडा, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, अमेरिका, मतलब जस्ट लाइक इन कंट्री से मुझे हफ्ते में, महीने में मुझे डोज मिलती रहती है इस किस्म की कि हम आपको मार देंगे और फलां कर देंगे, ये कर देंगे, इस किस्म की डोज होती है। जान मत की मारनी, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर डर कर काम करना है तो फिर आप इस मिशन से हट जाएं, मतलब क्योंकि आपका मकसद अगर नेक है, अगर आपका अज़म नेक है और सही काम कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह आपकी अल्लाह भी मदद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी थ्रेट, बल्कि बाज़ दफ़ा तो मुझ पे स्टेट फायर भी हुए सदर में। अच्छा। जब हम कर रहे थे और कई दफ़ा बचे हैं हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सेफ हैं।
साउंड है और इंशाल्लाह सेफ रहेंगे, क्योंकि हमारा अज़म जो है वो दूसरा है, ना कि हमारा अज़म ये है कि किसी को नाजायज तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाना। हमारा मकसद है शहर को गंदगी से, जो इंक्रोचमेंट की यानी कि तजावुज़ात की गंदगी, उससे पाक करें। जब कोई भी शहर को देखे तो कहे कि कराची एक खूबसूरत शहर है। वो मकसद है, वो मिशन है, वो हम जारी रखे हुए हैं। और इसमें मेरे साथ सिर्फ मेरे साथ तमाम कराची की पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सपोर्ट कर रही है मुझे, कि इसमें हमारी मदद कर रही है कि किसी तरीके से शहर कराची, इसमें डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट कर रही है, मेरे म्यूनिसिपल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी हौसला अफजाई होती है। और डिफरेंट ये नहीं कि दोस्त ये जो लोग धमकियां देते हैं, आवाम जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं, जिनको अवेयरनेस है कि कराची शहर में तजावुज़ात खत्म होनी चाहिए, उनकी तरफ से अप्रिशिएशन मिलता है, अवार्ड्स मिले मुझे डिफरेंट जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। आपकी सिक्योरिटी हटा ली गई थी तो वो अब बहाल हो गई है? हाँ जी, अचानक जो है वो जब कोई चेंज होता है वहां पर, तो वो सिक्योरिटी जो है मेरे से वापस ले ली थी। 1 हफ्ते या 4 दिन वापस रही। क्या रीजन था? सिर्फ वो उनका इंचार्ज चेंज हुआ था। अच्छा। तो वो उन्होंने सेटअप अपना चेंज करने के लिए जब इस तरह वहां भेजना, तो 3 से 4 दिन मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। उसके बाद मेरी कंप्लेन के ऊपर दोबारा मुझे वापस कर दी। वैसे आप इतना खतरनाक काम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी आपके शहीद हो चुके हैं, तो आपकी सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हो। ये मुतल्लिका काम की तरफ से भी मुझे जो है वो मैंने उनको भी कहा है, बल्कि उनको भी पता है कि ये सिलसिला है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ये सिक्योरिटी होती है वो तो साथ ही होती है, और जब चेंजिंग आती है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब चेंजिंग आती है तो उस वक्त 2, 4, 5 दिन के लिए ये परेशानी रहती है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो मुतल्लिका इदारे हैं जो कि इस कराची शहर की सिक्योरिटी देखते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मुझे इस सिक्योरिटी और इजाफा करेंगे इसमें इंशाल्लाह। और होना भी चाहिए कि वो अपने ऐसे ऑफिसर्स जो कराची की रौनकों को, सफाई को बहाल करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं और इतने टफ ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनकी जान को भी ख़तरा है और वो सब हमारे ही लिए कर रहे हैं। उनका ज़ाती तौर पर कोई इसमें मफाद नहीं है। अच्छा, जब आप जाते हैं तो ख़ास तौर पर जब अवाम का मुजाहरे होते हैं, मज़ाहमत होती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए, जब बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मुजाहिरीन आते हैं सामने, तो मैं उनके सामने खड़ा हो जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं क्यों आया और मेरा मकसद क्या है आने का, और उनको बताता हूँ कि जो लोग आपको ये इस तरह धकेल रहे हैं, जो लोग आपको ये भड़का रहे हैं, जो लोग आपको जो ये प्रेशर दे रहे हैं, वो आपके दुश्मन है। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको बताने आया हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी एक घर को लेकर आते हैं या एक ऐसी पॉइंट को, जैसे वहां पर कोई जस्ट लाइक ग्राउंड है, पार्क है, वहां पर कोई एमिनिटी प्लॉट है, कब्जा माफिया जब उसको घेरता है उसको बनाने की कोशिश करता है, तो हम सिर्फ एक घर के लिए नहीं आते, बल्कि एक उस प्लॉट के लिए आते हैं जो उन तमाम लोगों की सहूलत के लिए होता है। वहां पे अगर पार्क बनेगा तो वो वहां पे उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे और वो जाएंगे। तो फिर मैं उनको समझाता हूं, हम तमाम घरों के लिए नहीं आए, हम तो आपके लिए ये पार्क को बहाल करने के लिए आए। ये जो कब्जा माफिया ने आपको ये समझाया है कि आकर ये घर तोड़ेंगे, हमने सबके घरों को छूना भी नहीं है। हमने सिर्फ एक वो प्लॉट, एमिनिटी प्लॉट, वो पार्क का प्लॉट है, उसको हमने देखना है, उससे तजावुज़ात खत्म करनी है और इंशाल्लाह हम आपको वहां पर पार्क बना के देंगे, जिससे आप और आपकी फैमिली रोजाना जो है वहां पर उससे एंजॉय करेंगे। तो बहुत दफा तो समझ में आ जाता है, अब उनको पढ़े लिखे वो तो समझ जाते हैं कि अब जो है ये तो हमारे लिए आए हैं, तो फिर वो मजमा छटना शुरू हो जाता है, बल्कि वो शिकायतों को फिर अंबार लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ वो स्ट्रीट पे भी जो लोगों ने ये किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है। देखिए, इससे पहले लोग जो है वो टीवी के ऊपर और जो सोशल मीडिया पे लोगों को जो है वो गलत तरीके से जो है वो
गाइड किया गया। अब सोशल मीडिया, टीवी है, वो बता रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, तो अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है। मेरे पास रोजाना 500 से 700 एप्लीकेशनें आती हैं लोगों की तरफ से, आवाम से। मुझे टेलीफोन आते हैं ख्वातीन के जो बिल्डिंग्स में रहती हैं, वो बताती हैं कि हम जो हमारे एग्जिट का रास्ता है वहां पर तंदूर लग गए हैं, रेस्टोरेंट लग गए हैं, हम जब वहां से गुजर नहीं सकते, लोग बाहर बैठने शुरू हो गए हैं हमारे दरवाजों के आगे। तो अब कराची की ख्वातीन, कराची के बच्चे, कराची के बुजुर्ग, कराची के जवान, अब उनमें यह अवेयरनेस आ गई कि भाई उनके घरों के सामने ये बैठकें हो रही है, ये गलत है, ये तजावुजात है। देखें, मेरा एक अहम है जो कि इस वक्त जो मेरे जहन में, जो मुझे ट्रेन किया गया है, और चीफ जस्टिस साहब की भी जहन में ये है कि आप कराची के अंदर अगर कोई भी फलाई काम कर रहे हैं, उस फलाई काम के लिए सबसे पहले कोई इमारत खरीदें, सही, ना कि मेन रोडों पे, फुटपाथों पे किसी की जो है ना आप खाना खिलाएं, सही, ना कि उनको रोडों पे जहां पे मिट्टी उड़ रही है, जहां पर कचरा उड़ रहा है, जहां पे कोई एनवायरमेंट नहीं है, अगर आप रोजाना 1 महीने खाना ना खिलाएं, 6 महीने खाना नहीं खिलाएं, 6 महीने के अंदर कोई एक टूटा फूटा ही झोपड़ा ही ले लें, खरीदा ही, उनमें लोग इज्जत के से उनको वहां पे खाना खिलाएं। तो लोगों ने फुटपाथ को और इन जगहों को सिर्फ फलाई काम के लिए समझना शुरू कर दिया, और उससे जो फंड्स आने शुरू होते हैं। देखें, एक आप देखें शहर की उन महंगी शाहराओं पर फुटपाथ पे लोग जो है ना, फलाई अदारों ने अपने कैंप लगाए हुए हैं, तो ये मकसद ही गलत है। इससे लोगों की जो है वो आप जो गरीब लोगों को जो है रोडों पे खाना खिला के उनको तजलील कर रहे हैं आप घरों के सामने या बिल्डिंग्स के सामने। ये जो बिल बोर्ड्स लगा देते हैं, जैसे एक एंट्रेंस होता है आपका और एक एग्जिट होता है। अब मोस्टली बिल्डिंग्स में क्या होता है, जो एग्जिट वाला गेट है ना, वो बंद करके कोई बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दिया जाता है, और एक ही एग्जिट होता है और एक ही एंट्रेंस होता है। उससे प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि मेरी बिल्डिंग में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर एक दफ़ा आग लग गई। सारे जो नीचे का जो एरिया था उसमें आग लग गई। तो एक ही गेट था जिससे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और वो बिलबोर्ड सिर्फ उस वहाँ से पैसे आने थे, इसी वजह से वो बिलबोर्ड लगाकर उसे बंद कर दिया गया, और बहुत परेशानी का सामना हुआ कि सारे लोग एक ही गेट से भागे चले जा रहे हैं और बहुत मुश्किलात पेश हुई। तो ऐसे बोर्ड्स वगैरह भी आप लोग हटाते हैं और इनको? ये देखिए, बिल्कुल आपने ये पूरी कराची की यही प्रॉब्लम्स है। अच्छा, हर बिल्डिंग की एक एसोसिएशन होती है, वो एसोसिएशन जो है वो एक फंड के नाम से जो मंथली वो फंड्स लेती हैं, कि हम मेंटेनेंस के नाम का फंड लेती हैं, वो एसोसिएशन इन बिल बोर्ड्स वालों से लाखों रुपए महीना वो लेते हैं, और इन बिल बोर्ड्स को परमिशन देते हैं कि आप लगा लें। अगर वो ये परमिशन ना दें, वो तमाम वो फ्लैट्स वाले मिलकर अगर वो परमिशन ना दें, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां पर वो लगा ले। और जब लाखों रुपए महीना मिलता है और वो इसको जो है यूज करते हैं ओएससी मेंटेनेंस के ऊपर, तो उनके लिए प्रॉफिट। जो कंप्लेन करते हैं इलाका मकीन, जो बिल्डिंग वाले, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं और उसको मस्मार भी करते हैं। ठीक है। आप लोग जो बिल्डिंग्स, जो गैर कानूनी शॉप्स मस्मार कर देते हैं, देखते हैं कि कुछ अरसे बाद वहाँ पर दोबारा शॉप्स बन रही हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई बिल्डिंग्स या कोई ऐसी जगह मस्मार की जाए जहाँ पर दोबारा तामीरात हो जाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो मोबाइल किस्म की इंक्रोच है, तो जैसे हम कहीं पर मोबाइल किस्म की इंक्रोच को हम पकड़ने जाते हैं जहां पर 100 ठेले लगे हुए हैं, तो उनके साथ हमारा आंख मचोली का जो है वो साथ रहता है, खेल चलता रहता है। क्या आप आते हैं तो वो चले जाते हैं, आप चले जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो कोई 20-25 हमारे हाथ में लगते हैं जिनको हम पकड़ के जब्त कर लेते हैं, बाकी 70-75 जो है मफरूर हो जाते हैं। जब हम जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये तो मुमकिन है। अच्छा, जो एक हम इंक्रोचमेंट लैंग्वेज के अंदर 3 किस्म की इंक्रोचमेंट होती है। एक होती है हार्ड, एक सॉफ्ट, एक मोबाइल। जो हार्ड होती है, जैसे पक्की इमारत कोई हो, वो दोबारा बनने में थोड़ी मुश्किल है, मतलब बहुत कम होता है जो बन जाए। ऐसी कभी कभार हुआ भी है, लेकिन वो बहुत कम होता है। जो सॉफ्ट किस्म की होती है, झोपड़ा टाइप, ये भी बन जाती है, और मोबाइल किस्म की इंक्रोच है, वो भी दोबारा आ जाती है। तो आपकी ऐसी कोई टीम है, चेकिंग टीम, जो जाके वहाँ विजिट करे, कुछ अरसे बाद देखती रहे
कि वहाँ दोबारा कोई इमारत या जो भी मस्मार की गई थी चीज़ वो तामीर तो नहीं हो गई है? तो ऐसी कोई टीम है आपके पास? जी हाँ, देखें हमारे पास बाकायदा तौर पे एक विजिलेंस टीम होती है, जहाँ जहाँ हमारे ऑपरेशन होते हैं, आफ्टर 1 वीक जो है ऑपरेशन के दौरान उसकी हमारे पास वीडियोज आती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन और बिफोर द ऑपरेशन और आफ्टर द ऑपरेशन, जो हमारे पास उसकी वीडियोस क्लिप आते हैं, हम उसकी पिक्चर भी होती है, वीडियो क्लिप्स भी होती है, जिसकी एक रिपोर्ट हमारे पास बनती है। फिर उसको फॉलो करने के लिए वही रिपोर्ट हमारी जो विजिलेंस कमेटी को हम दे देते हैं। विजिलेंस कमेटी जहां जहां भी ऑपरेशन हुए होते हैं, फिर दोबारा उनकी वो वीडियो क्लिप्स और दोबारा उनके पिक्चर हमें मुझे लाके देते हैं कि सर यहाँ पर ये जो कार्रवाई हुई थी ये अब दोबारा लग गया या अभी तक क्लीन है। तो एक विजिलेंस टीम हमारी है जो इस पे काम करती है। फिर दोबारा कार्रवाई की जाती है, फिर दोबारा कार्रवाई की जाती है उनके खिलाफ जहां पर दोबारा आ जाता है। आप जो शॉप्स, जो बिल्डिंग्स जो बहुत अरसे से बनी होती हैं, जैसे जुबली मार्केट है, अलादीन पार्क है और इस तरह की और बहुत सारी शॉप्स जो मस्मार कर दी जाती हैं, उसमें जिन लोगों का नुकसान होता है, जिन शॉप्स कीपर्स का, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, तो उनको कोई अल्टरनेट मिलता है? देखिए, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपए सालाना शॉप्स की मद में रेंट लेती है। कराची की मुख्तलिफ एरियाज में इसकी अपनी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जिनकी मालियत करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। अब लेकिन उसका रेंट बहुत कम है। आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मैंने जू पे जो है 450 दुकानें थोड़ी, आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट जहां आप बैठी, इसके सामने लुंडा बाजार कहलाया जाता था किसी जमाने में। यहाँ पर जो पुराने कपड़े थे, जो ये विंटर सीजन में लोग लेने आते थे, ये भी नाले के ऊपर थी। इस पर भी हमने 180 दुकानें थी, ये भी मैंने मस्मार की हैं। इनका किराया था 6 महीने का 1000 रुपए। इसके जस्ट अपोजिट जो है वो दुकान अगर आप लेंगे तो 1 महीने का किराया 1 लाख रुपए। तो ये 6 महीने का जो है 1000 रुपए किराया देते, क्योंकि ये 40 साल से 45 साल से 50 साल से ये लोग इन मार्केटों पे हमारे रेंट के ऊपर थे। इससे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को फिर भी 17 करोड़ रुपए सालाना जो है इनकम थी। जहां तक आपने बात की कि इनको अल्टरनेट देने की, इनमें से जिन जिन मार्केटों को हमने डिमोलिश किया है उन लोगों को तमाम को हमने तकरीबन 1200 लोगों को अल्टरनेट हमने दे चुके हैं। बाकी रेमेनिंग है 1800 हमने मुख्तलिफ मार्केटों में जो है उनके लिए निकाली। जैसे जू के लिए, जो जू पे 405 उनके लिए रंचलाइन मार्केट में जगह निकाली है। बहुत सारी मार्केट्स हैं, उनको हमने डिफरेंट जगह पे, खड्डा मार्केट में जो हमारे पास एक लियारी में खड्डा मार्केट है वहां पर जगह दी है। और लुंडा बाजार वालों को ली मार्केट में जो एक हमारा प्लॉट था, हमने उनको कहा कि प्लाजा बना लें और उस प्लाजा में जो है ग्राउंड प्लस 3rd 4 जितने भी बनाने हैं उसमें अपने उन तमाम लोगों को अल्टरनेट हमने जगह अलॉट की है। रही बात जो अलादीन और पवेलियन क्लब की, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने पॉलिटिकल तौर पे 25 ईयर्स के लिए एक केएमसी से एक जगह ली। सही है। वो तमाम शॉपकीपर ने जो मुआहिदा किया उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया। सही है। उन लोगों ने ब्लैकमेलिंग की उन लोगों के साथ जो वहां पे शॉपकीपर थे, उनके साथ लाइफ टाइम के उनके बाज लोगों को जो है उनको मेंबरशिप दे दी और उनसे इतनी मालियत के 4 लाख 5 लाख 2 लाख 8 लाख जो जिस तरीके के उनको पैसे रिसीव करने थे, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने लोगों से लिए। बिल्कुल इसी तरह जो वहां पे शॉपिंग मॉल की दुकानदार थे, उनको ये नहीं बताया गया कि हम 25 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्टर हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था। वो ये समझते थे, पता था कि 25 साल के लिए जगह ली गई है और बेचारे कितने ही लोगों ने इतना इन्वेस्ट भी किया उसमें और उन्हें आखिरी तक ये नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। कितने लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो भी उनका जाया चला गया, उनकी शॉप्स भी चली गई, उन्हें ये पता तक भी नहीं था। तो इसका कसूरवार कौन है? मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब इनके 25 साल पूरे हो गए, जब 25 ईयर्स पूरे हो गए, तो उस दिन रात के टाइम पे शाम 7:30 बजे मैं टेक ओवर करने वहां पर गया। तो वहां पर एडवोकेट साहब थे, वहां पर उनके आए और उन्होंने मुझे स्टे ऑर्डर दिया कोर्ट का कि हम स्टे ऑर्डर दें, हमें कुछ अरसा दिया जाए, हम ये दोबारा ऑक्शन में आएंगे और हमें दिया जाए और फला। मतलब वो सिर्फ उन लोगों को जो वहां के इनके मेंबर थे या वो शॉपकीपर, उनको ये बताने के लिए कि ये 25 ईयर्स 50 ईयर्स के लिए हम दोबारा ले रहे हैं। सही। उनका मकसद सिर्फ ये था। उस ड्यूरिंग हमने वो केस जो है कोर्ट में दायर कर दिया। सही। कि भाई ये इसका, क्योंकि जब कोर्ट के स्टे ऑर्डर आ जाता है तो आपको कोर्ट ही उसका जवाब देना पड़ता है।
उसमें 15 दिन 20 दिन महीना लग गया हमें जवाब देने में। और जाहिर बात है कोर्ट के जब मामला होते हैं उस 1 महीने के पीरियड में उसने दोबारा एक्सटेंड करा लिया तमाम शॉपकीपर से, किसी से 15 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 3 लाख, इस तरह करके करोड़ों रुपए उसने वसूल की। कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन ने वो पैसे वसूल नहीं किए बल्कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने वसूल किए। अब मेरे पास उस एसोसिएशन, जो शॉपिंग मॉल के एसोसिएशन के कुछ सदर थे वो मेरे पास आए थे, कुछ मेंबरान आए थे जो पब्लिक इन के। मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करती तो हम शायद तोड़ भी नहीं सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाएं और एप्लीकेशन लगाएं और उनको ये कहें कि हमारी रकम इस कॉन्ट्रैक्टर से वापस दिलाई जाए। वहां के जो आपने आपको प्रेसिडेंट शॉपिंग मॉल के कह रहे थे या जनरल सेक्रेटरी कह रहे थे, इस तरह वो जो वहां के लोग थे वो फिर आए नहीं सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो उनको सुप्रीम कोर्ट पाबंद करता कि इनसे जो रकम ली गई है वो तमाम की तमाम वापस की जाए। यहां तक कि जिस तरह नस्ला टावर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको अब जो रेट हैं, यानी कि जो इस वक्त 2022 के रेट जा रहे हैं उस हिसाब से जो बिल्डर है उनको पेमेंट करेगा। जी सर, अब जो मस्जिदें, कब्रिस्तान और जो मज़ारात मस्मार करने का जो एक फैसला आया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो है जो मॉक्स के बारे में और जो मज़ार के बारे में, किडनी हिल पे एक मॉक्स है जिसका नाम बिस्मिल्लाह मस्जिद है और बिल्कुल जस्ट लाइक वहाँ उसी मॉक्स के सामने एक मज़ार बना हुआ है। तो उसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने उसके पहले रिपोर्ट ली ग्रेवार्ड डिपार्टमेंट से, जो कब्रिस्तान का डिपार्टमेंट है, कि ये कब्रें और ये मज़ार और ये मॉक्स कहाँ से आ गया। तो जब उसका मैप उठाया गया तो पता चला कि ये मज़ार और ये कब्रें जो है ये बनाई गई हैं, सही, ना कि वो कब्र या मज़ार का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि किसी भी पार्क में आप ये सोच लीजिए कि पार्क के अंदर कोई मस्जिद बनाना उस जस्ट लाइक ऐसा है कि वो डिपार्टमेंट बनाए, अगर पार्क मेरा पार्क है, नहीं कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन का, केडीए का है, जस्ट लाइक किसी लैंड कंट्रोल एजेंसी का, तो वो मस्जिद बनाएगा तो वहां पर मस्जिद रातों रात तैयार हो जाती है। असल में कब्जा ग्रुप का सबसे पहले काम ही यही होता है कि वो कब्र बना लेते हैं, कोई मज़ार बना देते हैं या कोई मॉक से कोई मदरसा बना देते हैं, उसके बाद अपनी वो चीजें बनाना शुरू करते हैं। तो वहां के जो मकामी, और आप ये सोचिए कि कोई 2 किलोमीटर चलकर जाएगा और उस मज़ार के ऊपर जो चारों तरफ से बंद है, गेट पे ताला लगा हुआ है, उस मज़ार के भी ताला लगा हुआ है, तो वो क्या कदम, तो वो वहां पर कुछ 20 से 25 झोपड़ियां बनी हुई थी जिनके वो जो कि पुलिस की रिपोर्ट है कि वो मंशियात फरोश थे, उन्होंने ये मज़ार और ये मॉक्स को बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए, कब्जा करने के लिए और उस पे वो जो है वहां पर मंशियात बेचते थे, जिस पे हमने एक्शन लिया। उनमें से 3 से 4 अफराद को हिरासत में भी लिया। वो मॉक्स और वो जो मज़ार है, हम मज़ार को भी नहीं शहीद कर रहे हैं अभी, हम मज़ार के चारों तरफ जो बाउंड्री बना के वो जो मंशियात फरोशी का काम करते थे, सिर्फ वो बाउंड्री को हम मस्मार करेंगे। और वो जो मॉक्स जो जाली है जिसमें एक भी नमाजी नहीं है, और नमाज के लिए अल्लाह की सारी जमीन है, कहीं पर भी आप नमाज पढ़ लें, तो जिस मस्जिद के अंदर ना मौलवी है और ना ही कोई जगह है, तो हमने ये कहा वहां पर जाके लोगों का ये पूरा किडनी पार्क अल्लाह का घर है, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ें, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो वो जो मंशियात फरोश थे ये उनको धचका लगा है, और तो हम इंशाअल्लाह ताला ये मस्मार करेंगे। लेकिन सर, हमारी कौम इस्लाम को लेकर, मज़हब को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि आप मस्जिदें गिरा रहे हैं, आप मस्जिदों को मस्मार कर रहे हैं, आप मज़ारात को मस्मार कर रहे हैं, आप कब्रों को गिरा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आएगा, उनके माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो आपने जब ये करना है, तो जिस तरीके से अभी आपने क्लियर किया ना, जब क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड में भी यही था, मस्जिदें गिराना बुरी बात है और ये सारे, और सबके माइंड में यही बात आएगी। तो उससे पहले मेरे ख्याल से आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें आवाम को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हम देखें ये आपका, हम गलत नहीं करने जा रहे, ये कुछ कब्जा ग्रुप जो है वो सिर्फ मस्जिदों का नाम लेकर
मज़ारात का नाम लेकर सिर्फ कब्जा, उनका मकसद सिर्फ कब्जा करना था, तो उसे हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मज़ाहिमत कम होगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आपके चैनल के तवस्सुस से ही मेरा ये पैगाम गया, बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया पे और दूसरे चैनल्स पे ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो खबरों में भी चले हैं, चैनल्स पे भी चले, कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा अगर कोई भी उसको ऑनरशिप कबूल करता है मज़ार की, मॉक्स की, तो वो आ जाए, तो हम उसको नहीं शहीद करेंगे। तो आज तक कोई भी आदमी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उस मज़ार को या उस मॉक्स को ऑन करने के लिए मौजूद ही नहीं रहा, क्योंकि वो जाहिर बात कहां से ऑन करेगा, सरकारी जगह, उसके पास कागजात नहीं होंगे। तो ये तमाम उन लोगों में फिर बात कर रहा हूं कि जो के पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें पता है कि कुछ मजहबी, वो लोग सारे नहीं, कुछ मजहब का सहारा लेके कब्जा करते हैं, और वो मेरे ख्याल में मजहबी लोग भी नहीं है जो मंशात फरोश बेचते हैं, बल्कि वो उन लोगों को यूज करने के लिए आवाम को मिसगाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके चैनल के तवस्सुस से भी ये जाएगा, दूसरे चैनल के जो न्यूज़ चलती हैं उनमें, तो लोगों को पता चलता जाएगा कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो लोगों को बताई जाती हैं। तो फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। बहुत काम हो रहा है सोशल मीडिया। अब आपके चैनल से जो आपके चैनल को देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी आपके चैनल को, तो इंशाल्लाह ताला आप और मेरी जो गुफ्तगू है वो लोगों तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। ये भी क्लियर होगा, अवेयरनेस मिलेगी कि ये किस वजह से ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ये लोगों तक की मालूमात भी पहुंचेगी, सारी डिटेल्स भी मालूम होंगी कि क्या वजह है, क्या वजूहात हैं जिनके सबब ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और ये सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आखिरी में आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के तवस्सुस से मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये कि इस शहर कराची को हम ऑन करें, इसको अपना शहर समझें, और इस शहर को हमने ही साफ रखना है, हमने ही तजावुज़ात से पाक करना है। हम जिस तरीके से दूसरी चीज़ों का बाइकआउट कर देते हैं, अगर कोई दोस्त, जिससे किसी दोस्त से नाराज़गी हो जाए उसके गलत काम की वजह से, हम उसका बाइकआउट करते हैं, उससे बात नहीं करते, इसी तरह जहाँ भी तजावुज़ात हैं उनका बाइकआउट करें, शहर को ऑन करें, साफ करें। मैं समझता हूँ इस शहर कराची का आधे से ज़्यादा मसला ऐसे ही हल हो जाएगा। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा शो, हमारा प्रोग्राम बहुत लाइट मूड प्रोग्राम है, और आज बशीर साहब के साथ तो हमारी बहुत ड्राई और बहुत ख़तरनाक वाली तोड़ फोड़ वाली बातें हो गई हैं। लेकिन अब हम कुछ आपको मालूमात देंगे, कुछ हमारी ज़बरदस्त सी जो पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किन किन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, वो अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहे और क्या क्या अच्छे वाक़यात थे, वो उनसे हम पूछना चाहेंगे। तो सर हमसे शेयर करें प्लीज़। जिस तरीके से आपने बताया ना, उस तरीके से ज़िंदगी में, लाइफ में, ये तो एक मेरा चेहरा लोगों की नज़र में ये आ गया कि ख़तरनाक डेंजर मैन के तौर पे भी यूज़ होता है। आप शादियों में जब इनवाइट होते हैं, जब जाते हैं, मुझे भी एक छोटा सा वाक़या आपके याद आया कि एक सलमान नाम के एक रिपोर्टर हैं, उनकी सिस्टर की शादी थी, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, तो मैं उनकी सिस्टर की शादी में गया। तुम बैठे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल लोग भी आए हुए थे, और बहुत दूसरे लोग भी, नाम मैं आपके चैनल पे नहीं लेना चाहता। तो वो दूल्हे के वालिद से को मिलाने के लिए वो जो है सबसे आए कि भाई ये फलां पार्टी के सदर, वो फलां, और ये जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे कह लगे कि भाई मेरी पिक्चर इनके साथ एक बनवा दे। अच्छा। तो अब वो जितने वो सियासी लोग बैठे थे, वो तो जाहिर बात है एक उनका एक वो इतने में हम बात ही कर रहे थे उनके पास, तो दूल्हा उठ के आ गया। अच्छा। और दूल्हा ने कहा मेरे अब्बू का जो है ना इनके साथ एक पिक्चर ले लें। अच्छा, वो पिक्चर तो हमने ले ली, मतलब पिक्चर तो मैं खड़ा हो गया, खाने पे थे, हमने पिक्चर तो हम जाहिर बात पिक्चर मैंने 2-3 पिक्चर ली। लेकिन जब मैं बैठ गया, पूरी एक जो VIP टेबल लगी थी, जब मैं बैठ गया, तमाम लोगों ने मेरे से बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा
उन्होंने कहा बस वो एक ऐसा अजीब सा वो था, मैं सिर्फ खाना ही खाता रहा और किसी तरफ देखा नहीं। इसका मतलब है कि रातों रात आपको ये तोड़ फोड़ ने जो है रातों रात आपको एक फेमस पर्सनैलिटी बना दिया कि लोग आपके साथ पिक्चर लेके फख्र महसूस करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो आपके साथ पिक्चर लेनी है। एक्चुअल होता ही है ना कि जब ऑपरेशन चल रहे होते, बड़े ऑपरेशन चल रहे होते हैं, तो तमाम चैनल्स पे वो खबर चल रही होती है जो लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ। तो उस दिन की जो हॉट खबर होती है यही होगी, क्या टूट गया, क्या तोड़ दिया। तो वो इंटरव्यूज और वो, तो जिस दिन वो उनकी सिस्टर की शादी थी उस दिन मैं इम्प्रेस मार्केट को तोड़ रहा था। अच्छा। तो वो इतनी हॉट थी कि बीबीसी के यानी कि बीबीसी के नुमाइंदे, अमेरिकन न्यूज चैनल्स, वो तमाम चैनल्स यहाँ पर मौजूद थे, तो उनके भी इंटरव्यू चल रहे थे। मुझे फौरन से फोन आ रहे थे मेरी फैमिलीज के, जो मेरी सिस्टर, मेरी बहुत सारी कजन्स जो वहाँ हैं, वहाँ पर जो कजन है उनके, कि भाई आज हमने यहाँ पर आपका प्रोग्राम देखा, आप क्या कर रहे हो, कौन सा इम्प्रेस मार्केट है। थोड़े से मैं इम्प्रेस मार्केट के हवाले से भी आप बता दूं, पाकिस्तान दुनिया के अंदर ये 3 इम्प्रेस हैं, एक फ्रांस, एक यूके, एक पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान का इम्प्रेस, ये इसको मार्केट कहते हैं, इसकी शक्ल आज से पहले अगर आप देखते तो खौफ आपको आता था। अच्छा। यानी कि जब हमने इसको साफ करवाया इम्प्रेस मार्केट को, जापान के कौंसलर जनरल, यूके के कौंसलर जनरल और चाइना के कौंसलर जनरल, यूएसए के कौंसलर जनरल, उन्होंने बाकायदा मुझे एप्रिसिएशन के साथ मुझे, बल्कि कमिश्नर कराची से रिक्वेस्ट की कि उन्होंने मुझसे मिलना है। फिर मैं वो कमिश्नर ऑफिस आए, उनको लेके मैं बाकायदा तौर पे इम्प्रेस मार्केट आया। अच्छा। और विजिट रखा, उनको मैंने विजिट कराया। वो बहुत खुश है क्योंकि वो ये इस किस्म की जो इमारतें होती हैं उन पे वो बड़ा इंटरेस्ट उनका है। हाँ, वो शो करते हैं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ पर जो है वो इन इमारतों को तो बुरा हाल किया हुआ है। सही बात है। अगर हम क्योंकि कदीम इमारतें हैं और इनको देख के वो तो बहुत ज्यादा इनको जो है वो आके देखते हैं और सराहते हैं कि किस तरीके से अभी तक मौजूद है, लेकिन हम इनका ख्याल नहीं रखते। ये हेरिटेज जितनी भी बिल्डिंग है ना, अगर ये इम्प्रेस मार्केट की अगर आप यूके के में देखें, जो फ्रांस में देखें, जो मैं जो उसके कौंसलर जनरल ने मुझे दिखाया, तो वहां मैं हैरान रह गया। इतना खूबसूरत बिल्कुल इमारत यही है सेम, लेकिन उसके जो चारों तरफ उन्होंने जैसे पार्क और खूबसूरत बैठने का और वहां पर जॉगिंग का, यानी वो दुनिया के 3 ममालिक के अंदर है। इसमें एक पाकिस्तान भी शामिल है जो इम्प्रेस म्यूजियम पर है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में वो जब ये इम्प्रेस मार्केट को जो तजावुज़ात से पाक किया गया, तो इन ममालिक में खास तौर पर दुनिया में दिखाया गया कि दुनिया की तीसरी इमारत जो है आज दोबारा जो है वो अपनी शक्ल में वापस आ रही है, अपनी असली हालत में वापस आ रही है। इसका क्रेडिट आपको जाता है? इसका क्रेडिट तो मुझे जाता है, लेकिन इसमें एक बात और भी आपको मैं बताऊं, लेकिन लोगों के दिल बड़े टूट गए, लोगों के दिल बड़े टूट गए इसमें। लेकिन हमने अल्टरनेट दे दिया। दिलों को तोड़ने के काम किया आपने, तो कभी दिलों को जोड़ने वाले भी काम किए? देखिए, दिलों को जोड़ने वाले काम तो हम रोजाना करते हैं। अच्छा। ये अलग बात है। वो वाले भी थोड़े से हमें बता दे जो दिलों को जोड़ने वाले काम करते हैं, क्योंकि बहुत ड्राई हो गया और हमारा जो है वो शो, हमारा प्रोग्राम जो है वो ड्राई नहीं है, बहुत हल्का फुल्का से मजे की बातें कुछ हो जाए। जिंदगी में बहुत सारे लम्हात और बहुत सारे वाकयात आपके ऐसे आते हैं जिसमें आप कभी नहीं भूल सकते। ऐसे वाकयात भी होते हैं और वो रिलेटेड आपसे ही, मतलब आपकी सर्विस से या आपकी लाइफ से, जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी का अपना ये जो उर्दू यूनिवर्सिटी का एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे प्रोफेसर शरद साहब होते थे, प्रोफेसर शरद साहब होते थे, लेक्चर देने आए वो, उन्होंने वो लेक्चर के दौरान वो उर्दू के शेर पढ़ते थे। तो जब उन्होंने, मेरा फर्स्ट ईयर फुल ईयर था मेरा, तो उन्होंने वो शेर एक पढ़ा। उस शेर में जो है मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त बैठा था उसका नाम मंजूर था। तो ड्यूरिंग द शेर उन्होंने पढ़ा, उसमें जो पहला मिसरा उनका था कि मंजूर अगर तुम हमें, तो वो खड़ा हो गया। उसने सोचा मुझे बोला जी सर, बोला उन्होंने इशारा किया जैसे बैठ जाए, लेकिन वो फिर बैठ गया। तो फिर उन्होंने शेर शुरू किया, मंजूर तुम हमें होते, तो फिर खड़ा हो गया। जी सर। उसने कहा यार तुम हमें मंजूर ही नहीं हो, तुम बैठ जाओ, क्लास से बाहर निकल जाओ।
तो वो मुझे आज तक याद है, वो जो मेरा फ्रेंड था, वो जो फर्स्ट ईयर में हमारे साथ आया था, वो मेरी भी पहली क्लास थी उर्दू की और उसकी भी पहली क्लास थी। जब उन्होंने वो शेर पढ़ लेता, पूरा मुकम्मल भी नहीं होने दिया कि तुम हमें मंसूर, जब तो बेचारा समझा कि मुझे वो कुछ कॉल कर रहे हैं। तो आज तक याद है कॉलेज लाइफ की ये बातें हैं। और हमेशा जिंदगी में ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं जो शेयर किए जा सकते हैं। दुनिया ही खुशियों का है। देखिए गम तो आपको बगैर ऐसे ही मिल जाते हैं, बगैर मांगे मिल जाते हैं। आपका जो वक्त अच्छा गुजर जाए समेटनियां पड़ती हैं। जो वक्त अच्छा मिल जाए, खुशियां ला, हंसने का, मुस्कुराहट का मिल जाए, समझे वो सबसे अच्छा वक्त है। तो हमें भी ये चाहिए, सबको, मुझ समेत हम सबको ये चाहिए कि जो वो वक्त है खुशियों को, उसको समेटें। बाकी गम तो आपको बगैर बोले आएंगे और आपसे चिमटने की कोशिश करेंगे। उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम जो खुशियां ढूंढें, खुशियों के लिए वक्त निकालें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो कि खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, आपको भी खुश रखते हैं और जिनसे पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलें। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सारी मसरूफियात में से, इतने बिजी शेड्यूल में से आपको एक तकरीब में भी जाना था, आप हमारी वजह से लेट भी हो गए, उसके लिए माजरत और बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका, आपके चैनल का, आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। माशाल्लाह बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है और मुझे तो खुशी हो रही है कि मैं भी उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और मेरी आपके तमाम इस प्रोग्राम में शरीक लोगों के साथ नई ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को जो है रोज़ बरोज़ तरक्की दे और पूरा पाकिस्तान इसको जो है पसंद करे और ये जल्द इस पूरी दुनिया में मशहूर हो। आमीन, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो जी नाजरीन, कहते हैं कि मुस्कुराहट जो होती है वो एक हदिया होती है और अगर आप किसी को एक दफ़ा मुस्कुरा के देख लें तो कहते हैं कि मुस्कुराहट ही काफ़ी है दिलों को जीतने के लिए। तो मुस्कुराते चलिए, खुशियाँ बांटते चलिए और खुश रहिए। इसके साथ ही अपनी होस्ट महविश चौहान को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए विनिस के मेहमान महविश चौहान के साथ।